कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। शिवम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में गया तो सभी एक जगह इकट्ठे होकर आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। वो बोला, क्या हुआ, तुम सब इतने फ्री हो क्या? सुनते ही सब इधर उधर हो गए, पर शिवम ने उनके मुँह से अंगद का नाम सुन लिया था। उसने एक को बुलाया, विनय इधर आओ, तुम बॉस के बारे में क्या कह रहे थे? वो उसे साइड में लाकर बोला। विनय घबरा गया, सॉरी सर, हम तो अपनी बात कर रहे थे। शिवम बोला, अच्छा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, बताओ क्या बात कर रहे थे? तुम काम बहुत अच्छा करते हो, तुम्हें निकालने में दुख जरूर होगा। अब जो बॉस का ही मजाक उड़ाए उसे रख कैसे सकते हैं? उसे पता था कि इसे कैसे बुलवाना है, इसलिए उसने उसे निकालने का डर दिखाकर बोला। विनय डर गया और बोला, नहीं, हम बॉस के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे, हम तो उस लड़की की बात कर रहे थे जो अंदर आई है। वो सर के पास कभी कोई लड़की नहीं आई ना, बस इसलिए बात कर रहे थे। हम उन्हें बुरा नहीं कह रहे थे, हम तो खुश हो रहे थे कि अब सर की शादी हो जाएगी। उसने पूरी ईमानदारी से सब बता दिया। शिवम खुश हुआ और बोला, शादी भी होगी, चलो ओके, यही बात थी तो ठीक है। ऐसा करो, सर की फेवरेट वाली 3 कॉफ़ी लेकर अंदर आओ। विनय बोला, ओके सर, मैं लेकर आता हूँ। वो जल्दी से पेंट्री में चला गया। शिवम वापस कमरे में आ गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही अंगद ने उसका मुंह पकड़ लिया और उसे रेस्ट रूम में ले गया और बोला, वो सो रही है, धीरे बात करना, शायद उसे रात भर नींद नहीं आई इसलिए सो गई। शिवम बोला, अभी कुछ देर पहले ही तो मैं गया हूँ, मेरे जाने के बाद कहीं उसे लोरी तो नहीं सुनाने लग गए थे? अंगद बोला, चुप कर, तू बहुत बोलने लग गया है। अच्छा सुन, बाहर सबसे कह दे कि किसी को अंदर ना आने दे। कहकर वो जाने लगा तो शिवम बोला, तुझे पता भी है कि बाहर सब क्या बातें कर रहे हैं? अपने ही सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में सब सोच रहे हैं कि झनक पहली लड़की है जो इतनी देर तक तेरे कमरे में रुकी है। वो तो तेरी शादी के बारे में भी सोचने लगे। अब अगर मैं कहूँगा कि तुमने कहा है कि कोई अंदर ना आए तो वो पता नहीं क्या बातें बनाएं। अंगद बोला, इसका सिंपल सा इलाज है, तुम कुछ फाइल्स लेकर यहीं मेरे पास बैठ जाओ। ये बात तो शिवम ने सोची ही नहीं थी। बहुत ही आसान तरीका था। वो बाहर गया और विनय का वेट की। विनय आया तो शिवम ने उससे कॉफ़ी लेकर उसे कहा, हम लोग एक ज़रूरी डिस्कशन कर रहे हैं, किसी को आने ना देना। अगर ज़्यादा ज़रूरी हुई तो फ़ोन कर लेना, कहकर उसने विनय को भेज दिया। वो अंगद के साथ बैठा काम करता रहा और झनक सोफे पर सोती रही। अंगद ने अपना कोट उस पर डाल दिया था। अंगद को हो ना हो, शिवम को अब यकीन हो गया था कि ये झनक को प्यार करता है। उसने एक पेज पर कुछ लिखकर अंगद को पकड़ाया। अंगद ने पेज देखा, उस पर लिखा था, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें झनक से प्यार है। पढ़कर अंगद ने उसकी तरफ देखा, फिर उसी पेज पर लिखा, अपना काम कर, और वो पेज उसकी तरफ बढ़ा दिया। शिवम ने बड़ी उत्सुकता से पेज पकड़कर देखा। पढ़कर उसने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और फिर कुछ लिखकर उसकी तरफ बढ़ाया। अंगद ने वो पेज लिया और पढ़ा। इसमें लिखा था, मैं एक दोस्त के नाते कह रहा हूँ, तुम्हारे असिस्टेंट के तौर पर नहीं। अंगद ने उसकी तरफ देखकर लिखा, जिस भी तौर पर कहो, अभी काम करो और ऑफिस में सिर्फ ऑफिशियल बातें करो। उसने वो पेज शिवम के आगे बढ़ा दिया। शिवम ने पढ़कर देखा, फिर अंगद की तरफ घूर कर देखा, फिर पेज पर कुछ लिख कर दे दिया। अंगद ने देखा तो उसे हंसी आ गई। उस पर ओके लिखा था। शिवम ने एक पेज और उसकी तरफ बढ़ाया। अब हंसे क्यों? तब अंगद ने जवाब में कुछ लिखकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। शिवम ने पढ़ा, उस पर लिखा था, मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए जब हम टीचर के क्लास में होने के कारण इसी तरह लिखकर बात करते थे। पढ़कर शिवम को भी हंसी आ गई। उसने लिखा, सच में वो दिन बहुत अच्छे थे। अंगद ने पढ़ा तो शिवम की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सच में वो दिन बहुत ही अच्छे थे। किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं था। सबकी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती थी। तब मम्मी पापा भी कितना प्यार करते थे। बड़े होकर सब बदल जाता है। बड़े होकर इंसान के अंदर इतना छल कपट कहाँ से आ जाता है? तभी उसे झनक की आवाज़ सुनाई दी। उसने उसकी तरफ देखा। वो अंगड़ाई लेते हुए उठी। उसकी दोनों बाहें ऊपर थी। उसने आंखें खोली तो सामने उन दोनों को देखकर झट से बाहें नीचे कर ली। वो बोली, सॉरी, मुझे नींद आ गई थी। उसने अपने ऊपर अंगद का कोट देखा। उसे खुशी हुई। उसने उसे उठाकर अपने साथ लगा लिया।
उसने अंगद को देखा। सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट में वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसे लगा वो अभी भी नींद में है। अंगद उसके पास आया और बोला, तुम अब घर जाकर रेस्ट करो, कहीं और मत जाना, समझी। अंगद ने उसके माथे पर उंगली मारी। झनक को बहुत अच्छा लगा। वो उठकर बैठ गई। तब अंगद शिवम से बोला, जाओ इसे नीचे छोड़ाओ, ड्राइवर से कहना कि ध्यान से लेकर जाए। शिवम उसे लेकर चल दिया। शिवम को पता था कि अंगद कैमरों के जरिए उन्हें देख रहा होगा, सो वो चुपचाप उसके आगे आगे चल रहा था। लिफ्ट में घुसते ही उसने झनक से पूछा, आज कैसा रहा। झनक को उम्मीद नहीं थी कि वो बात करेगा, तो वो बोली, अच्छा लगा। शिवम बोला, वैसे भी अंगद के साथ सब अच्छा ही लगेगा, है ना। झनक घबरा गई। वो कांपते हुए बोली, मतलब वो अच्छे हैं तो उनके साथ अच्छा ही लगेगा। शिवम बोला, कमाल है, तुम कितना भी छुपा लो पर मेरी नज़र से बच नहीं सकती। तुम अंगद को पसंद करती हो ना, उसने सीधे पूछा। झनक हड़बड़ा गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छा है तो अच्छा लगता है, मुझे तो तुम भी अच्छे लगते हो। शिवम बोला, मैं वो बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब है कि तुम उसे प्यार करती हो, तुम्हारी आंखों से पता लगता है। तुम जिस तरह उसकी तरफ देखती हो वैसे औरों को नहीं देखती। झनक को लगा कि अब छुपाना ठीक नहीं होगा। वो बोली, हाँ लेकिन मैं इन्हें तब से प्यार करती हूँ जब मैं इनसे मिली भी नहीं थी। मैंने इसे सपने में देखा था, तब से मैं उसे पसंद करती हूँ। शिवम बोला, फिर सौरे से शादी क्यों की। झनक बोली, मुझे खुद अंगद ने कहा था कि मैं उससे शादी कर लूं, और तब मुझे ये लगा कि जब यही मुझे प्यार नहीं करता तो इसके पीछे पड़ने का कोई मतलब नहीं है। ऊपर से इसने बताया था कि इसकी सगाई हो रखी है। वो लोग नीचे आ गए थे। शिवम बोला, सगाई तो अब भी हो रखी है। झनक बोली, अब मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस अपने बारे में सोचती हूँ, इसे प्यार करती हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। वो मुझे प्यार करे या ना करे, अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने प्यार किया है बस। शिवम उसे देखते ही रह गया। वो बोली, देखो शिवम, मैंने तुम्हें बताया है, तुम वादा करो कि उसे नहीं बताओगे। शिवम ने वादा किया और उसे कार में बिठा दिया। उन्हें पता ही नहीं था कि सब उनकी तरफ देखकर बातें कर रहे हैं। झनक ने अंगद का कोट जो पहन रखा था, और ये सब अंगद भी कैमरे के ज़रिए देख रहा था। उसने कार में बैठते ही कोट शिवम को दे दिया, फिर कार चल दी। कार में बैठी वो पुरानी यादों में खो गई। उसे याद आया कि सपने में उसने देखा था कि जिस कमरे में उसे रखा उसमें एक चारपाई और एक टूटी सी कुर्सी रखी थी। उसे चारपाई पर डाल दिया गया। वो अंदर को धसी हुई थी तो उसे और भी तकलीफ हुई। उसका दर्द से बुरा हाल था, उसका जख्म से खून रिस रहा था, जबकि असल में उसके साथ इतना बुरा नहीं हुआ। शायद उसने अपना सपना बता दिया था तो उसका असर कम हो गया हो। उसने उसके बाद गूगल पर सर्च की थी। उसमें लिखा था कि कई लोगों के सपने सच्चे हो जाते हैं, लेकिन अगर वो किसी को बता दे तो वो पूरे नहीं होते, इसलिए हमें अच्छे सपने किसी को बताने नहीं चाहिए। झनक को लगा कि शायद इसलिए ही उसके बुरे सपने का असर कम हो गया और अंगद का सपने में जो अपनापन था वो भी कम हो गया। पर जो भी हो, मैं उसे चाहती हूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। शिवम कमरे में वापस आया तो अंगद उससे बोला, क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों। शिवम बोला, देखो अंगद, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम उसे पसंद करते हो तो तुमने कहा कि नहीं करते, तो मुझे वो अच्छी लगी तो मैंने प्रपोज कर दिया, शिवम ने कहा। अंगद बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो शादीशुदा है। उसे कुछ नहीं सूझा कि वो क्या बहाना बनाए, तो उसने कह दिया कि वो शादीशुदा है। शिवम बोला, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे उसकी शादीशुदा लाइफ के बारे में पता है, और इसका फ़र्क तब पड़ता है अगर हमने शादी करनी हो। मैं तो ऐसे ही रिलेशन में रहने की बात कर रहा हूँ, शादी के लिए कोई और ढूंढ लूँगा। उसके इतना कहते ही अंगद ने उसको एक मुक्का मारा। शिवम हंसते हुए बोला, क्यों मारा मुझे, तुम्हें क्या हुआ, मैंने तुम्हें क्या कहा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। अंगद बोला, तुम इतने बड़े कमीने हो, मैंने सोचा भी नहीं था, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम कब से लड़कीबाज हो गए, और तुमने झनक के बारे में ऐसा सोचा भी कैसे, उसकी तरफ दोबारा देखा भी तो देखना फिर। वो गुस्से से बोला। शिवम ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़कर बोला, जब तुम खुद उसे प्यार नहीं करते तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। अंगद बोला, शिवम अब तुम हद कर रहे हो, तुम इतने सालों में मेरे साथ हो फिर भी मुझे जान नहीं पाए। हाँ, तुम मुझे कैसे जान पाओगे, मैं भी तो तुम्हें जान नहीं पाया, उसने अफसोस जताया।
शिवम उसके पास बैठ गया और बोला, अंगद, क्या तुम सच में उसे पसंद नहीं करते या फिर उसके सौरे से रिलेशन के कारण तुम उससे प्यार करते हुए भी उसे अपनाना नहीं चाहते? अंगद बोला, शिवम, तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हो, मैं झनक के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अपने पापा को दिया वादा नहीं तोड़ पा सकता। मैं उससे शादी नहीं कर सकता, तो मैं उसे झूठी उम्मीद भी क्यों दूँ? पर मैं तुम्हें या किसी और को उसके साथ गलत नहीं करने दूंगा। शिवम बोला, यार, इतने ड्रामे के बाद माना ना कि तू उसे पसंद करते हो। पहले ही मान जाते तो मुझे मुक्के ना खाने पड़ते। वो हंसता हुआ बोला। अंगद बोला, क्या तुम ये सब नाटक कर रहे थे? फिर उसकी पीठ पर एक थप्पड़ मारा। शौर्य का घर। शौर्य बोला, प्रिया, तुम अच्छे डिजाइन क्यों नहीं बनाती? सुनो, उन्होंने 3 करोड़ दे तो दिए हैं, पर 1 महीने में अगर प्रॉफिट ना दिखा तो वो सारा पैसा सूद समेत वापस ले लेंगे। प्रिया बोली, तुम हमेशा मुझे ये दोष क्यों देते हो? शुरू से सारा काम तो मैं ही करती आई हूँ, कभी तुमने खुद भी कुछ किया है? झनक से दोस्ती मैंने की, उसे तुम्हारे प्यार में मैंने डाला, तुम दोनों की दोस्ती मेरी वजह से हुई। उसकी प्रॉपर्टी हथियाने का आइडिया मेरा था, अंकल को मारने का आइडिया मेरा था, सब मैंने किया। तो अब अगर नुकसान हो रहा है तो मैं क्या करूं? किसी अच्छी डिजाइनर से डिज़ाइन बनवा लो। शौर्य को प्रिया पर गुस्सा आया, पर वो बोला, आज जब मैं अंगद के ऑफिस गया था ना, तो एक डिज़ाइनर आई हुई थी, उनके पास वो इटली से आई थी। अगर वो मान जाए तो सब ठीक हो जाए। शौर्य बोला, प्रिया, तुम्हें ये सब आसान लगता है? पता है उसके सामने बैठना ही कितना मुश्किल है। मैंने ये डील कर ली, यही बहुत है। प्रिया बोली, तो मैं उसको मिल लूँगी। अंगद मुझे जानता है, मतलब झनक को जानता है, वो उसकी बात ज़रूर मानेगा। वो हंसते हुए स्टाइल से बोली, वो तो कब से उससे मिलने का मौका ढूंढ रही थी, अब मिला है तो खाली नहीं जाने देगी। अंगद का घर। शाम को वो घर आया तो झनक अपने कमरे में थी। अंगद उसके कमरे में जाने लगा तो वो बाहर ही खड़ा हो गया और शिवम की बात के बारे में सोचने लगा कि वो पहले घर आता था तो खाना खाकर सीधे अपने कमरे में चला जाता था, लेकिन अब घर आते ही झनक के कमरे की तरफ आ जाता है। क्या यही प्यार होता है? नहीं, वो उसे प्यार नहीं कर सकता। वो यही सोचकर वापस जाने लगा कि अंदर से झनक ने दरवाज़ा खोल दिया और बोली, आप आइए, अंदर आइए, कहकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। अब अंगद सोचने लगा कि वो अंदर जाकर बात क्या करेगा। यही सोचते हुए वो अंदर चला गया। फिर बोला, मैं तुमसे बात करने आया था कि अगर शौर्य से बदला लेने की स्कीम में तुम्हें कुछ करना हो या हमारा बताया ना करना हुआ तो तुम मुझे बता देना। तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, जैसा तुम चाहोगी वही होगा। झनक बोली, मैं जानती हूँ जो आप करेंगे वो भी मेरे भले के लिए ही होगा, तो मैं आपकी बात ही मानूंगी, उसने जोर देकर कहा। अंगद इधर उधर देखते हुए बोला, फिर ठीक है। मुझे लगा कि कहीं तुम ये ना समझो कि मैं तुम पर ये थोप रहा हूँ। अगर तुम अब भी उसे प्यार करती हो तो उसे सबक सिखाकर तुमसे माफ़ी भी मंगवा सकते हैं, या उसे तुम्हारे और प्रिया के बीच का फ़र्क दिखा दे तो वो फिर से प्रिया को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगा। कहता हुआ वो उसी की तरफ देख रहा था। झनक बोली, नहीं, अब मुझे उससे कुछ नहीं लेना। इतना सब होने के बाद भी अगर मैं उसके बारे में सोचूंगी तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई और नहीं होगा। अब तो मैंने सोच लिया है, उन्होंने जैसा मेरे साथ किया है उतना तो मैं उन्हें वापस करूंगी ही। अंगद बोला, उतना क्यों? अगर वापस करेंगे तो सूद समेत करेंगे। लेकिन एक बात सुन लो, कल को वो मिन्नतें करने लगा तो कहीं तरस तो नहीं खा लोगी उन पर? झनक बोली, नहीं, अब उन पर तरस नहीं आएगा। आप ये सोच भी कैसे सकते हो? उन्होंने मुझसे मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन साल छीने। साल तो क्या, मेरी यादें तक छीन ली। मैं उन पर तरस कैसे खा सकती हूँ? झनक को वो सब याद आ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आंसू साफ करते हुए कहा, जब प्रिया की मम्मी चली गई थी तो वो खाना नहीं खाती थी। मैं उसे कभी कुछ तो कभी कुछ ला कर देती थी। आप यकीन नहीं करोगे, एक दिन उसने कहा कि उसे आइसक्रीम खानी है तो मैं खुद उसके लिए आइसक्रीम लेने गई। मुझे पता नहीं था कि वो कौन सा फ्लेवर लेगी, कहकर वो रोने लगी। अंगद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। झनक ने आंसू पोंछे। फिर से वो बोलने लगी, तो मैंने उसके लिए सभी 10 के 10 फ्लेवर ले लिए।
इसी तरह मैं उसके लिए हर चीज़ लेकर आती थी। वो एक मांगती थी, मैं 4 लाती थी और असल में वो कहती भी नहीं थी। वो सिर्फ कहती थी काश उसके पास ये होता, काश वो होता, अगर उसके पापा भी ज़िंदा होते तो उसे ये लेकर देते, वगैरह वगैरह। मुझे उस पर तरस आता और मैं उसकी कही हर चीज़ उसे दिलाती। आज ये सब बातें बहुत तकलीफ़ दे रही है। अंगद उसके पास बेड पर बैठ गया। अंगद चुपचाप उसकी बात सुनता रहा, फिर बोला, आज उनके बारे में जितनी बातें करनी है कर लो, कल से नया दिन होगा, इनका जिक्र भी ना आए। सौर्य के बारे में कुछ बताओ। झनक बोली, हमारी फ्रेंडशिप भी तभी हुई थी जब हम 8वीं में थे। प्रिया की मम्मी चली गई थी और मैं उसका दिल बहला रही थी। तभी एक दिन सौर्य मेरे पास आया और मुझे प्रपोज करते हुए बोला था कि उसे मेरा प्रिया की केयर करना अच्छा लगता, इसलिए वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है। मुझे आज लगता है कि वो अपने आप नहीं आया था, उसे प्रिया ने ही भेजा होगा। मैं इतने सालों बेवकूफ़ बनती रही, वो दोनों मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए थे। वो अंगद से बोली, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मुझे पसंद ही नहीं करता? पहले मम्मी छोड़ गई, फिर पापा छोड़ गए और फिर ये दोनों ने सब कुछ लूट कर बर्बाद करके ये भी चले गए। अंगद, आप तो मुझे नहीं छोड़ोगे, कहकर वो उससे लिपट गई। अंगद को भी अचानक कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने हाथ उससे दूर कर लिए, लेकिन उसे इतना रोते देखा तो उसके सिर को सहलाने लगा। अंगद बोला, जब तक तुम बदला नहीं ले लोगी तब तक झनक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उसने सच्चाई बताई। झनक बोली, थैंक यू अंगद, क्या मैं तुम्हारी गोद में सो जाऊं? कहकर वो उसकी गोद में लेट गई। अंगद कुछ नहीं बोला, उसने उसे अपनी गोद में लिटा लिया। झनक बोली, कोई लोरी आती है तुम्हें? मुझे सुनाकर सुला दो, पापा मुझे लोरी सुनाते थे। अंगद को लोरी नहीं आती थी। उसने फ़ोन पर लोरी लगाई और उसे थपथपाकर सुलाने लगा। कुछ ही देर में झनक सो गई। वो कितनी देर उसे देखता रहा, फिर उसका सिर उठाकर तकिए पर रख दिया, फिर उसे ठीक से लिटाकर उसके माथे को चूम लिया और वहाँ से चला गया। वो कमरे में आकर भी उसी के बारे में सोचता रहा। फिर उसने खुद को समझाया, नहीं, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता, मुझे अपने दिल पर काबू रखना होगा। कुछ दिन बाद अंगद ने झनक के लिए फैशन शो रखा, जो उसने इन दिनों तैयार किए हुए उसके डिज़ाइन और कपड़े रखे। अंगद ने बहुत ही बड़ा शो अरेंज किया था। उसने दुनिया के मशहूर फैशन डिज़ाइनर बुलाए थे। सौर्य और प्रिया को भी बुलाया था। यहाँ वो सिया के नाम से लोगों के सामने आई। सबने उसके डिज़ाइन की तारीफ की। उसके तैयार किए कपड़े हाथों हाथ बिक गए और कितने ही आर्डर्स उसे मिले। अंगद को पहले ही पता था, उसके लिए शोरूम भी तैयार करवा लिया था। झनक स्टेज पर मॉडल के साथ पोज दे रही थी। अंगद स्टेज पर गया और बोला, मैं इस मौके पर अपनी फ्रेंड को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, कहकर उसने एक फाइल झनक को पकड़ा दी। झनक ने फाइल खोलकर देखी तो वो हैरान रह गई। ये एक शोरूम के कागज़ थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भरी भरी आंखों से अंगद की तरफ देखा। अंगद ने उसे इस्माइल का इशारा किया और झनक के कुछ कहने से पहले ही स्टेज से उतर गया। झनक उसे जाते हुए देख रही थी। उसके बाद वहां आए बड़े बड़े लोग उसे गिफ्ट देने लगे, पर उसकी नज़रें घूम फिर कर अंगद पर जा रही थी। अंगद वहां से निकल आया। वो नहीं चाहता था कि कोई उसके और झनक के बारे में बातें बनाए, लेकिन शिवम को उसने वहीं छोड़ दिया। वो कंपनी में आ गया, लेकिन अब भी फ़ोन पर झनक के शो को देख रहा था। उसे पता ही नहीं चला कब वो फ़ोन में झनक के चेहरे को प्यार से सहलाने लगा। वो काफ़ी देर ऐसे ही उसे देखता रहा। फिर उसे ध्यान आया तो उसने खुद को कोसा कि उसे इस तरह उसकी तरफ नहीं खींचना है, पर इस दिल पर किसी का बस नहीं होता। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया। झनक ने भेजा था। उसने झट से फ़ोन खोलकर देखा। झनक ने एक शेर लिखा था। वो पढ़ने लगा, कैसे करूं शुक्रिया तेरी मेहरबानियों का, है मेरे खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं आता, पर तू देने को हर अदा जानता है। पढ़कर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने उसे लाइक किया और मैसेज किया, मुझे इंसान ही रहने दो, मुझे खुदा ना बनाओ। झनक ने उसे लाइक किया और फिर मैसेज भेजा। अंगद ने खोलकर पढ़ा, ख्वाहिश बस इतनी है कि कुछ ऐसा मेरे नसीब में हो, वक्त चाहे जैसा भी हो, बस तू मेरे करीब हो। उसके चेहरे की स्माइल और बढ़ गई। वो उसे बार बार पढ़ता रहा। फिर उसने मैसेज में थैंक यू लिखकर भेज दिया। शाम को दोनों घर पर मिले तो उस बारे में कोई बात नहीं की। झनक ढेर सारे गिफ्ट लाई थी। उनमें एक गिफ्ट सौर्य और प्रिया का भी था। झनक ने उसे खोला भी नहीं और ऐसे ही अलमारी में रख दिया।
उस दिन से वो सिया बन गई। वो अपनी शॉप में जाने लगी। शिवम ने शॉप सेट करने में उसकी हेल्प की और स्टाफ की भी सिलेक्शन की। दोपहर को वो लोग सेटिंग में लगे हुए थे तो वहाँ सौर्य आया। एक बार तो झनक का दिल किया कि इसे बाहर निकाल दे, पर अब वो झनक नहीं सिया थी, सो उसे फॉर्मालिटी से तो बात करनी ही पड़ती थी। तो वो बोली, वेलकम मिस्टर, क्या नाम है आपका? सौर्य खिसियानी सी हंसी हंसते हुए बोला, जी मेरा नाम सौर्य है, सौर्य इंडस्ट्रीज़ का मालिक। मेरी वाइफ भी फैशन डिज़ाइनर है, हमारा अपना ब्रांड है। झनक सब जानते हुए भी बोली, ओके ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ क्यों आए? उसने सीधे ही पूछा। सौर्य बोला, एक्चुअली हमारा काम कुछ समय से रुक गया है, तो हम सोच रहे थे कि अगर आप हमारी कुछ हेल्प कर देती, मतलब कुछ नए डिज़ाइन हमें दे देती इस काम के, हम आपको पैसे देंगे। उसने डरते डरते कहा। झनक को इस बात का अंदाज़ा था, अंगद ने उसे पहले ही बता दिया था और जैसा उन्होंने तय किया था वैसा ही वो बोली, डिज़ाइन ओके मैं बना दूंगी, पर कुछ टाइम लग जाएगा, और वैसे भी आपको मैं अपने से अलग स्टाइल के बनाने होंगे। बाकी पैसे तो मैं ज़रूर लूँगी, मैं आपका काम ही पैसों के लिए करूँगी। मुझे इस नए काम के लिए पैसे चाहिए, आपको पता ही है नए काम में कितने पैसों की ज़रूरत होती है। वो बोलती चली गई। शिवम अंगद को फ़ोन लगाकर सारी बात सुना रहा था। अंगद इसकी एक्टिंग पर खुश हो रहा था। सौर्य बोला, आप पैसों की चिंता मत कीजिएगा, आप जितना कहेंगी मैं दूंगा। उसने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा। शिवम बोला, मैडम कोई और हेल्प चाहिए? झनक बोली, अच्छा सौर्य जी, अभी मैं बिज़ी हूँ, आपका काम मैं कर दूंगी, फिर काम होने पर मिलते हैं। उसने उसे बाहर को हाथ करके बाहर का रास्ता दिखाया और शिवम से बोली, ये फाइल चेक कर लीजिए प्लीज़। वो उसे एक फाइल देते हुए बोली। सौर्य उठा और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही शिवम बोला, वाह क्या बात है, तुम तो एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो, उसे बिल्कुल भी पता नहीं चल सकता कि तुम झनक हो। फिर उसने फ़ोन उठाकर कहा, कबूतर ने दाना चुन लिया, अब आएगा मज़ा, उसे अच्छे से मज़ा चखाएंगे। अंगद बोला, गुड वर्क झनक, बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, अब डिज़ाइन तैयार करने लग जाओ, तुम्हारा काम बढ़ने वाला है। झनक बोली, उन दोनों का काम तमाम करने के लिए जितना भी काम करना पड़ेगा मैं करूँगी, बाकी डिज़ाइन तो मेरे पास पड़े हैं, अपने शो के लिए बना रही थी ना, तो मैंने बहुत से बना लिए थे, उनमें से बढ़िया वाले ही रखे थे, जो बेकार थे वो एक तरफ रख दिए थे, उन्हीं में से छांट कर दे दूँगे। अंगद बोला, हाँ देख लेना, तुम्हें बेटर पता है। फिर वो शिवम से बोला, शिवम सारा काम निपटा कर ही आना, कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। शिवम और झनक काम में लग गए। तभी एक लड़की आई, बहुत ही भोली सी प्यारी सी। वो झनक के पास आई और बोली, गुड आफ्टरनून मैडम, मैं सोनल हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। झनक ने उसे देखा, लेकिन हमने तो स्टाफ रख लिया है। सोनल बोली, मैडम देखिए, कोई भी काम दे दीजिए, मैं सब कर लूँगी, आप प्लीज़ मुझे काम दे दीजिए। एक्चुअली मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, उनके खाने के लिए कुछ लेना है। झनक को अपनी हालत याद आ गई, अगर उस दिन उसे अंगद ना मिलता तो शायद वो बचती ही नहीं। ये लड़की देखने में अच्छे घर की लग रही थी, उसे लड़की पर तरस आ रहा था। झनक बोली, पहले तुम उनका इलाज कराओ, बाद में खाने के बारे में सोचना। उसने सोचा कि शायद लड़की गलत बोल रही है। सोनल बोली, सी खाने को ही कुछ नहीं है तो दवा भी क्या करेगी? शिवम कब से उस लड़की को देख रहा था, तब उसे कुछ याद आया। उसने लड़की से पूछा, तुम रमन सक्सेना की बेटी हो? उसने पूछा। लड़की रो पड़ी और बोली, जी मैं उन्हीं की बेटी हूँ, भगवान ने हमारा सब कुछ छीन लिया, जो बचा था वो भाभी ले गई, हम कंगाल हो गए। वो रोते हुए बोली। झनक उसे देखती ही रह गई कि ये कौन है। शिवम बोला, लेकिन तुम तो अभी बड़ी छोटी हो और कोई काम भी नहीं जानती, क्या काम कर सकती हो? सोनल रो पड़ी। वो बोली, मैंने कभी कोई काम नहीं किया, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी काम करने के लिए, घर में नौकर चाकर थे, हर काम एक इशारे पर हो जाता था। हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का काम था, मेरे भैया को कैंसर हो गया, पापा उसके इलाज में लग गए, बिजनेस ठप हो गया, हम लोग कंगाल हो गए, फिर भैया की भी डेथ हो गई, उसके और बिजनेस फेल होने के सदमे से पापा को अटैक हो गया, बचा हुआ पैसा भाभी ले गई। मम्मी बहुत पहले ही हमें छोड़ गई थी, अब मैं और पापा हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। कईयों से काम मांगा पर कोई देता नहीं है। एक आदमी ने तो कहा कि उनकी मिस्ट्रेस बन जाऊं तो वो हम दोनों की जिम्मेदारी ले लेगा। कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं, कहकर वो रो पड़ी। झनक को उसमें अपनी छवि नजर आ रही थी, उसे भी रोना आ गया। उसने उसे गले से लगा लिया और बोली,
रो मत, मैं तुम्हें काम दूंगी। वो झनक से लिपट गई। झनक ने उसे चुप कराया, फिर बोली, कोई नहीं, मैं तुम्हें काम भी सिखा दूंगी, चलो आज से काम शुरू कर दो। फिर उसने शिवम से कहा, शिवम इसे अपने साथ काम में लगा लो और काम सिखाओ। शिवम ने उसे अपने पास बुलाया और बोला, सोनल ये पर्दा पकड़ाओ, उनके कॉम्बिनेशन बनाओ। शिवम लड़कों के साथ मिलकर पर्दे लगवा रहा था। उसने सोनल को अपने साथ लगाया। सोनल ने बेशक कभी काम नहीं किया था, लेकिन पर्दों के कॉम्बिनेशन वो जानती थी, क्योंकि वो अपने कमरे के पर्दे खुद ही चूज़ करती थी। दोनों ने मिलकर जल्दी ही सेटिंग करवा दी। लंच टाइम हो गया था। शिवम ने एक लड़के को सबके लिए खाना लाने के भेज दिया। झनक बीच बीच में सोनल को देख रही थी। उसे सोनल अच्छी लगी। वो बहुत ही भोली थी, बिल्कुल उसके जैसी। पर वो सोचती है कि वो इसे अपने जैसा नहीं बनने देगी। वो इसे लोगों में रहना सिखाएगी, इसे बताएगी कि दुनिया कैसी है और इसमें कैसे सरवाइव करना है। कुछ ही देर में खाना आ गया। सब खाना खाने लगे। सबने मिलकर खाना खाया। सोनल शिवम और झनक से घुल मिल गई थी। वो बच्चों की तरह हर चीज़ को देखकर खुश हो रही थी। झनक उसे देख सोच रही थी, वो भी ऐसे ही खुश होती थी जब वो प्रिया के घर नीचे बैठकर खाना खाते थे। उसे बेड की बजाय चारपाई पर सोने पर मज़ा आता था। वो बड़े घर की जगह छोटे से 2 कमरे के घर में रहने में मज़ा आता था। उसे अब याद आया कि उस वक्त एक बार प्रिया ने हंसते हुए कहा था कि तुझे ये सब अच्छा लगता है तो ये रख ले, मैं तेरा घर ले लेती हूँ। अब उसे पता चला कि ये कितनी मासूम और प्रिया कितनी शातिर थी। उसने उसी वक्त से सौर्य के साथ मिलकर इसके साथ ये सब किया और इसका सब कुछ छीन लिया। सोचते हुए वो खाना खाना भूल गई। शिवम ने उसकी तरफ देखा और बोला, सिया क्या हुआ, खाना खाओ। ये लोग बाहर झनक को सिया ही बुलाते थे। वहाँ भी वो स्टाफ के सामने इसे सिया ही बुलाते थे। तब झनक ने उसकी तरफ देखा, फिर अपने आंसू साफ करके बोली, कुछ नहीं, इसे देखकर मुझे अपना पास्ट याद आ गया। शिवम ने उसे इशारा किया कि चुप रहे। अंगद ने खास तौर पर मना किया था कि झनक अपने पास्ट की बात किसी से ना करे। तब झनक भी चुप हो गई। शिवम बोला, खाना खा लो। उसने खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा। सोनल उनका मुंह देख रही थी, लेकिन वो खाना खाने में लगी रही। उसके बाद झनक और शिवम भी चुप हो गए। शाम तक उनके शोरूम की सेटिंग हो गई थी। शिवम झनक को लेकर जाने लगा तो झनक ने सोनल से पूछा, सोनल तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। सोनल बोली, नहीं दीदी, अगर मैं कार से जाऊंगी तो लोग बातें बनाएंगे, इसलिए मैं खुद ही चली जाऊंगी। ऑटो जाते हैं हमारे घर, वो बोली। शिवम बोला, लोगों की परवाह ना करो, ये तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, हमेशा अपने दिल की सुनो, उसे समझाया। सोनल बोली, मैं लोगों की बातों की परवाह नहीं करती। उन्होंने मुझे खाने को नहीं देना, मुझे बस अपने पापा की चिंता है। उन्हें लोगों की परवाह है। अगर किसी ने उन्हें बता दिया तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे यही कहा है कि हमारा सब कुछ चला गया है, बस एक इज्जत है, उसे संभाल कर रखना है। झनक बोली, ठीक है, फिर तुम जाओ, ये पैसे ले जाओ, तुम्हारी आज की सैलरी। झनक ने उसे पैसे पकड़ाते हुए कहा। उसे पता था कि इस हाल में उसे भी सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, इसलिए उसने दिन के हिसाब से जितने पैसे बनते थे वो सोनल को दे दिए। सोनल पैसे लेकर चली गई। उसके जाते ही शिवम बोला, चलो अब हम भी चलते हैं, सर घर पहुंच गए होंगे, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूं। झनक भी काम समेट कर उसके साथ चल दी। अंगद का घर पहुंचे तो अंगद लिविंग रूम में ही बैठा था। वो उसके साथ आकर बैठ गए। शिवम बैठते ही शुरू हो गया, मैं तो थक गया, इतना काम किया। वो अंगद पर एहसान जता रहा था कि उसके कहने पर उसने ये सब किया। वो भूल ही गया कि झनक भी उसके पास है। झनक बोली, थैंक यू शिवम, अगर तुम नहीं होते तो मैं वो सब नहीं कर पाती। तुमने सब इतने अच्छी तरह से किया है, कोई अपना ही इतनी हेल्प कर सकता है। आपने तो एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर की तरह सारा काम किया है। उसे पता लग गया था कि इसे अपनी तारीफ को सुनने की आदत है। शिवम बोला, अरे झनक, तुम भी हर बात खुद पर ले लेती हो। मैं तो इस पर एहसान जता रहा था कि इसकी वजह से मैंने सारा काम किया, तुमसे कोई मतलब नहीं है। बाकी रही इंटीरियर डिज़ाइनर की बात, तो ये टैलेंट मेरे में बचपन से था। वो तो मुझे अंगद बिजनेस में ले आया, नहीं तो मैं आज एक फेमस इंटीरियर डिज़ाइनर होता। उसकी बात सुनकर वो दोनों हंस पड़े। खुद शिवम भी हंस दिया। अंगद बोला, सारा कंप्लीट हो गया, अब कल ही इसकी ओपनिंग कर देते हैं। तुम क्या कहती हो झनक?
झनक बोली, कल ज़्यादा जल्दी नहीं होगी, इसके लिए लोगों को इनवाइट भी तो करना है। अंगद बोला, इनवाइट ही तो करना है, इसकी चिंता तुम ना करो। अपना शिवम किस दिन काम आएगा? तुम्हें पता नहीं है, शिवम के होते इम्पॉसिबल शब्द का कोई मतलब नहीं है। क्यों शिवम? शिवम बोला, हाँ जी, कभी कभी ये बिल्कुल सच कहता है। तुम खुद तैयार हो जाना, बाकी मैं हूँ ना, ओपनिंग कल ही कर लेते हैं, उसने अकड़ के अपने स्टाइल में कहा। अब झनक को क्या दिक्कत थी, वो बोली, ओके एज यू विश। उसने अंगद की तरफ देखा, अंगद मुस्कुरा दिया। अंगद बोला, वो कमीना फंस गया है, उसका जल्दी ही काम तमाम करेंगे। झनक, अभी उसे टालती रहो, अभी उसे कुछ करने नहीं देना है, जब मैं कहूँ कि अब दे दो तब देना। उसने ऐसे समझाया मानो किसी बच्चे को समझा रहा हो। झनक बोली, ठीक है, अभी वैसे भी मुझे टाइम ही नहीं है, और उसके लिए तो बिल्कुल नहीं है। तभी अमर आया और बोला, डिनर तैयार है, चलिए कर लीजिए। तीनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और खाना खाने लगे। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठकर तैयार हुई और शॉप पर आ गई। शिवम ने सारा प्रबंध कर दिया था। फैशन शो के बाद से लोग सिया को पहचानने लगे थे। ओपनिंग पर बहुत लोग आए थे। झनक को कुछ पता नहीं था। अंगद ने उसे बताए बिना ही उसके लिए एक फैक्ट्री लेकर उसमें टेलर बिठाकर इसके डिज़ाइन किए कपड़े तैयार करवा दिए थे। सिया ड्रीम्स। जैसे ही वो शॉप पर आई तो उसने बोर्ड पढ़ा, सिया ड्रीम्स। वो अंदर आई तो अंदर ड्रेसेस देखकर हैरान रह गई। उसे लगा कि ये शिवम ने कराया है। वो शिवम से बोली, शिवम, ये ड्रेसेस कब तैयार करवाई? मैं तो यही सोच रही थी कि ओपनिंग में कोई ड्रेस तो है नहीं। सच में तुम कमाल हो, वो खुश होते हुए बोली। शिवम बोला, ठीक है, पर ये क्रेडिट मैं नहीं ले सकता, ये काम अपने उस्ताद अंगद जी का है। उन्होंने ही कारीगरों को बिठा कर ये डिज़ाइन बनवाए। हाँ, टेलर ढूंढे ज़रूर मैंने है। सुनकर झनक खुश हो गई कि अंगद ने ये किया है। उसे लगा था कि अंगद भी उसे पसंद करने लगा है, पर दूसरे ही पल उसे याद आया कि नहीं, वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है। वो तो एक दोस्त, एक हमदर्द के नाते उसकी हेल्प कर रहा है। भला उसे लड़कियों की कमी है? और वैसे भी उसकी मंगेतर है, वो किसी तलाकशुदा और इस जैसी लड़की को पसंद क्यों करेगा? ये सोचकर ही झनक की आंखों में आंसू आ गए। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।